स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स अप टू डेट में। दोस्तों इस वीडियो में हम केमिस्ट्री से क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आप देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक, वह नाभिक है जिसमें पहला देखिए ऑप्शन न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। दूसरा में ऑप्शन प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की दोनों की संख्या वही होती है। चौथा प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों और दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो देखिए आइसोटोप का मतलब होता है कि जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, तब देखिए ऑप्शन कौन सा है। तब प्रोटॉनों की संख्या वही होती है यानी समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन कौन सा है? तो मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन एलेथीन है। क्या है? एलेथीन, जो कि ऑप्शन ए में है। 3 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, कौन किया था? तो खुराना ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? तो खुराना के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है उसको हम लोग अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो कितना प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। इसलिए ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होती है? मतलब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताता है कि यह धातु का है? तो देखिए पहला को देखिए, पहला का हाँ बता रहा है कि इसके वास्तव कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और किसी भी मतलब तत्व के वास्तव कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वह अक्रिय गैस हो जाता है। इसमें भी देखिए ऑप्शन सी में, इसमें भी वास्तव कक्षा में 8 है, ये भी अक्रिय गैस हो गया। और इसमें देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यह लेने की प्रवृत्ति रखेगा, क्योंकि वास्तव कक्षा में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो वह 1 गेन करेगा, तो ये क्या होगा? अधातु हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, वास्तव कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को यह त्याग करके अपना क्या करेगा? यह अक्रिय गैस के जैसा रूप प्राप्त करना चाहेगा। इसलिए इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि धातु तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये शो कर रहा है 2 8 8 2। ये 2 को क्या करेगा? त्याग देगा और 2 2 8 2 8 8 के रूप में हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखिए, हाँ 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है वह क्या है? एसिडिक और बेसिक है। तो ऑप्शन देखते हैं, बेसिक और एसिडिक, बेसिक, एसिडिक, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं, पीतल में कौन सी धातु है? पीतल में कौन सी धातु से मिलकर बना हुआ है? तो तांबा और जस्ता का यह एक सम्मिलित रूप है पीतल। इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, अम्ल वर्षा एसिड रेन होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से? इसका सही आंसर हो जाएगा
कारखानों से, यानी कारखानों से जो गैस निकलता है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, ये सब जो निकलता है वही एसिड रेन के रूप में कन्वर्ट होता है। इसलिए ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। अगर पूछ दे कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो हाइड्रोजन बम है जो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है 2CaSO4H2O। इसको इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं CaSO4 हाफ H2O, सॉरी हाफ H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा 2CaSO4H2O, या इस रूप में भी रख सकता है CaSO4 और हाफ H2O। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा DDT जो है वायु प्रदूषक नहीं है। 14 नंबर प्रश्न को देखिए, इसमें किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? लाफिंग गैस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा सही। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? कौन सा कण है जो एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 16 नंबर, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका सही आपका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन के गति को कम करने के लिए। इसके पहले ही बताया गया था कि भारी जल का उपयोग हम लोग मंदक के रूप में करते हैं। तो द्रुत मतलब होता है तेज। न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को देखिए, पृथ्वी की परपट्टी में सबसे बाहुल्य तत्व है, मतलब बाहुल्य मतलब सबसे ज़्यादा तत्व मिलने वाला है, तो वो है ऑक्सीजन। पृथ्वी की परपट्टी में सबसे ज़्यादा बाहुल्य तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो वह होता है 18U। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? तो इसमें कॉपर जो है सबसे कम अभिक्रियाशील है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से कौन उर्वरक नहीं है? तो DDTC जो है उर्वरक नहीं है। तो इनमें से कौन उर्वरक नहीं है? तो DDT जो है उर्वरक नहीं है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न को देखिए, फेरस सल्फेट को ऊष्मा द्वारा विघटित करने पर पैदा होता है। फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा द्वारा विघटित करते हैं तो क्या पैदा होता है? तो Fe2O3 पैदा होता है। 22 नंबर प्रश्न को देखिए, सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना कौन सी है? सोडियम आयन यानी कि Na+ कह रहा है इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2,8। अगर सोडियम का रहता केवल तो 2,8 एक रहता, लेकिन चूंकि सोडियम आयन है इसलिए 2,8 हो जाएगा। आयन का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन वह त्याग चुका है, यानी कि 1 जो था वह ऑलरेडी छोड़ चुका है, तो 2,8 बचा। 23 नंबर प्रश्न को देखिए, तत्व X के परमाणु की बाहर कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इस तत्व का हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाने पर क्या सूत्र होगा? यानी X है और उसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो XH4 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
कौन से अणु रचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी करते हैं? तो देखिए इसमें सही इसका आंसर हो जाएगा H2O। इसमें देखिए H2O, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, साझेदारी होता है। बाकी सब में क्या होता है, इसमें NaCl में इसमें क्या होता है कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, मैग्नीशियम से इसमें ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और इसमें कैल्शियम से क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो साझेदारी का जो है आपका कौन सा होगा, तो H2O होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से बनता है। 25 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 0.16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? तो 0.16 ग्राम में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.023 इंटू 10 के पावर 21। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसको कैसे देखते हैं, जैसे 16 ग्राम में आपका हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। लेकिन 0.16 है, यहाँ 100 से क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, इसलिए यहाँ से 2 शून्य हटा दीजिए, तब 21 के 10 के पावर कितना हो जाएगा, 21। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻21। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, पानी का अनुभार क्या है? तो पानी का अनुभार 18 AMU है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए ए हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी ठोस स्वरूप में शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? तो CO2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, LPG में कौन सी गैस मुक्त होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LPG में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। 30 नंबर प्रश्न को देखिए, ये किस तरह से लिखा हुआ है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 इसका, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 17 है, फिर यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 18। तो पूछ रहा है यह क्या है? तो चूंकि ये 8 परमाणु संख्या को बताता है, और चूंकि तीनों में परमाणु संख्या समान है, तो ये क्या हो जाएगा, समस्थानिक हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं, शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, इसलिए ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को देखिए, आर्द्र हवा में लोहा के मोर्चा में शामिल है। आर्द्र हवा में लोहा के मोर्चा में शामिल है, तो लोहा का जल योजन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करता है। जल में जब CO2 घुलता है तो CO2 गैस उत्पन्न करता है, वह कैसा होता है, तीव्र अम्ल होता है, तीव्र क्षार होता है, दुर्बल अम्ल होता है, या दुर्बल क्षार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्बल अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सिरका का व्यापारिक नाम है। सिरका का व्यापारिक नाम है एसिटिक अम्ल, जो है सिरका का व्यापारिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाइपो को हम लोग बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। तो उसका क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है Na2H2O3। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। Na2H2O3 हाइपो का सूत्र होता है। 36 नंबर प्रश्न को देखिए, संस्पर्श विधि में उपयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक है। संस्पर्श विधि में उपयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? V2O5 है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड FeSO4 से मिलकर गहरे भूरे सम्मिश्रण बनाता है, जिसका सूत्र क्या है? FeSO4NO है। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 150 डिग्री तक गर्म होने पर यूरिया देता है। जब यूरिया को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप गर्म करते हैं तो क्या देता है? यह देता है बाईयूरेट देता है। 39 नंबर प्रश्न को देखिए, गन्ने का रासायनिक रूप क्या है? तो गन्ने का रासायनिक रूप सुक्रोज है। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न को देखिए,
वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से क्या है? वॉशिंग सोडा क्या है? तो हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट है। वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से क्या है? तो वॉशिंग सोडा हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। लकड़ी जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट देखिए, प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है। तो ऑप्शन कौन सा है? बी, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिलने से प्रोड्यूसर गैस बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील में जंग लगती है, जब लोहे की कील में जंग लगता है तो वो कील का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है ना घट जाता है? तो ऑप्शन देखिए, कील के भार में बढ़त के साथ, यानी कि उसमें क्या होता है, जब लोहे के कील पर जब जंग लग जाता है तो कील के भार में क्या होता है? बढ़त हो जाता है। 44 नंबर प्रश्न को देखिए। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? तो इस्पात को हम लोग उपयोग में लाते हैं अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। 45 नंबर प्रश्न को देखिए। इनमें से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? एल्युमिनियम धातु है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। ये पी जो है ना, यह नहीं है, धातु आपका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। प्रोटॉन पर आवेश किसके पर आवेश के बराबर होता है? देखिए, प्रोटॉन पे जो आवेश होता है धनात्मक होता है और पॉजिट्रॉन पे भी धनात्मक होता है और दोनों का आवेश क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सा है? तो सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन है। इनमें से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो 48 का देखिए, इनमें से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। जो है ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा अस्थायी तत्व ऑक्सीजन है। नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है क्योंकि यह कोसों से पानी खींच लेता है। यहाँ कोसों हो जाएगा, केसों की जगह कोसों हो जाएगा। कोसों से पानी खींच लेता है, इसलिए वह उसका संरक्षण कर देता है खाद्य पदार्थों का। 50 नंबर प्रश्न को देखिए। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा रंध्र को क्यों बंद कर देता है? पानी के नुकसान को रोकने के लिए वह अपने रंध्र को बंद कर लेता है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।